हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं और जिस किताब की मदद से पढ़ने वाले हैं वह लुसेंट पब्लिकेशन की किताब है। तो चलिए आज का हम ये क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। चलिए आज से क्लास शुरू करते हैं। दिया गया है कि जो भाषा है संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाष का अर्थ है बोलना, यानी भाषा क्या होता है, इसका अर्थ बोलना। अगर हमने बोलना शुरू कर दिया तो हमने क्या किया, भाषा में अपनी भावनाओं को व्यक्त करना शुरू कर दिया। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध और पदबंध से छोटी इकाई पद यानी शब्द। पद से छोटी इकाई अक्षर है और अक्षर से छोटी इकाई क्या है, ध्वनि। ध्वनि या वर्ण है। राम शब्द दो अक्षर रा प्लस म, रा और मस एवं चार वर्ण र आ, आधा र, पूरा आ की मात्रा म और अ से मिलकर बना है। यानी जो ध्वनि को अगर हम सांकेतिक रूप में किसी संकेत के माध्यम से व्यक्त करने लगे तो वही क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। और यही वर्ण को हम जब व्यवस्थित रूप में एक क्रम में लिख देते हैं तो इसको हम बोलते हैं वर्णमाला। आगे वही चीज़ है, वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे हम कुछ बोलते हैं या फिर कुछ कहते हैं तो हमारा जो स्वर तंत्रिकाएँ हैं उससे हवा घर्षण करके ध्वनि निकालती है और यही ध्वनि को जब हम संकेतों के रूप में व्यक्त करते हैं तो यह वर्णमाला कहलाती है। हर स्वर तंत्रिकाओं के लिए अलग अलग संकेत है। राइट, आगे चलते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण, 10 स्वर प्लस 35 व्यंजन एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण, 13 प्लस 35 प्लस 4 संयुक्त व्यंजन है। स्वर कौन कौन से हैं, अ आ ई उ ऋषि ए ओ और अ है। यानी कुल 10 प्लस 3 स्वर है, यानी 13 पूरा स्वर है। व्यंजन कितने हैं, व्यंजन कुल 33 प्लस 2 यानी 35 पूरा व्यंजन है। कौन कौन से हैं, क वर्ग है जो क ख ग अंग च छ ज इ ट ठ ढ ढ अड़। त वर्ग है त थ द ध न। प वर्ग है प फ ब भ म। अंतस्थ य र ल व। उष्म है स श स और ह। तो अगर आपको व्यंजन नहीं याद है तो इसको याद करिएगा। बचपन पढ़ा हुआ कुछ भूल गया होगा तो याद कर लीजिएगा। परीक्षाओं में पूछता है कि प वर्ग में बताइए कौन सा है, अंतःस्थ है कौन सा है, उष्म है या फिर क्या है। तो उसको जब तक आप याद नहीं रहेगा तब तक आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। आगे है विदेशों से आगत गृहीत ध्वनियाँ। अरबी फारसी भाषा से लिया गया है। अ है क ख ग ज फ। अ क ख ग का प्रयोग अब कम तल बिंदु या नुक्ता वाले वर्ण, अर्ध चंद्र बिंदु वाले वर्ण। आगे चलते हैं। नोट में दिया है वर्णों की गणना दो आधार पर की जाती है, उच्चारण व लेखन। उच्चारण के आधार पर की गई वर्ण गणना को ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। दूसरा नोट में है उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 47, 10 और प्लस 37 व्यंजन, 10 स्वर और 37 व्यंजन। 35 हिंदी के मूल व्यंजन प्लस 2 आगत व्यंजन और फ है। छ त्र ज्ञ स्र एकल व्यंजन नहीं है, यह संयुक्त व्यंजन है।
अतः इसकी गणना नहीं करते हैं। संयुक्त यानी दो व्यंजनों से मिलकर बना है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, छ है, आधा क पूरा श मूर्धन्य श से मिला है, और त्र है, आधा त पूरा र से मिलकर बना है, ज्ञ है तो आधा ज्ञ और इ से मिलकर बना है, स्र है तो बड़का स प्लस र से मिलकर बना है स्र। 13वां नोट में है, लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 55 है। इसमें उन सभी पूर्ण वर्णों को शामिल किया जाता है जो लेखन या मुद्रक में प्रयोग में आते हैं। आगे है स्वर क्या है। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, यानी जो स्वतंत्र रूप हो वह क्या कहलाता है, स्वर कहलाता है। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी जाती है। उच्चारण की दृष्टि से इसमें केवल 10 ही स्वर हैं, अ, आ, ई, उ, ए और ओ और आ। उच्चारण न करने की वजह से कुछ जो स्वर है उसको हटा दिया गया। जैसे ऋषि है, बड़ा छोटा ऋषि, बड़ा ऋषि है, उन सभी को क्या किया गया है, हटा दिया गया है। अब जो आजकल की जो पीढ़ी है, जनरेशन, उसका उच्चारण ही नहीं कर पाती है, इसलिए उस स्वर को हटा दिया गया। आगे है स्वरों का वर्गीकरण। तो 3 प्रकार से बांटा गया है स्वरों को, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, ई, उ। दीर्घ स्वर में जिनके उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय, 2 मात्रा का समय लगता है, उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे है आपका बड़का आ, बड़की ई, बड़का उ, ए और ओ और आ। राइट। उसके बाद लुप्त स्वर में जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे राम। ठीक है। इसके बाद है, पहला तो है मात्रा उच्चारण काल के आधार पर है, जो स्वर का क्लासिफिकेशन है, स्वर का वर्गीकरण है। एक तो मात्रा उच्चारण के आधार पर है, दूसरा क्या है, जीभ के आधार पे। तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है उसे हम अग्र स्वर कहते हैं। जैसे ई, ए। ठीक है। मध्य स्वर है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। जैसे अ। तो ये आप जीभ के बीच वाले भाग से बोलते हैं। पश्च स्वर क्या है, जिन स्वरों में उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, जैसे आ, उ, ओ और आ। तो इसके उच्चारण करने के लिए हमें पीछे जीभ का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसीलिए इसे पश्च स्वर कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। उसके बाद तीसरा क्लासिफिकेशन है मुख द्वार मुख विवर के खुलने के आधार पर। पहला बांटा गया है विवृत, जिन स्वरों को उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे आ। अर्ध विवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, अर्ध। अ, ए, आ। उसके बाद अर्ध संवृत है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वारा आधा बंद रहता है, जैसे अ, ओ। तो यह क्लासिफिकेशन है स्वरों का, मुख का जो मुंह है हमारा उसे खुलने के आधार पे है। आप इसको बोल के देख लीजिए। तो परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव टाइप पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो इतनी चीज़ें पहले इसको तैयार करिए, फिर हम आगे चलते हैं। आगे है स्वरों के प्रकार में ओठों की स्थिति के आधार पर बांटा गया है। तो पहला है अवृतमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं उन्हें अवृतमुखी कहते हैं।
जैसे अ, आ, ई, ए, ऐ। ठीक है, इसमें जो हमारा ओठ है गोलाकार नहीं होता है। इसके बाद अगला है भाग है, अगला प्रकार है वृत्तमुखी। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं, जैसे उ, बड़ा उ, ओ और आ। आप इसको बोल के देखिए, आपका जो ओठ है यह गोलाकार होगा और एक में गोलाकार नहीं होगा। तो दो भागों में बांटा गया है, अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। उसके बाद स्वरों को फिर बांटा गया है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पे। तो एक को बोलते हैं निर्नुनासिक मौखिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है उन्हें निर्नुनासिक मौखिक स्वर कहते हैं, जैसे अ, आ, ई आदि। आगे दिया है अनुनासिक स्वर। दो भागों में बांटा गया है, एक उसमें दूसरा क्या है अनुनासिक स्वर। जिन स्वरों में उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से निकलती है, जैसे अ, आ, ई आदि। उसके बाद दिया है सघोष घोषत्व के आधार पे। घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ होती हैं। यानी जो घोषत्व होता है वह क्या होता है, स्वर जो तंत्रिका होती है उसमें जो कंपन होता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सघोष ध्वनियाँ। तो स्वर में सभी ध्वनियाँ क्या है, सघोष ध्वनियाँ। उसके बाद व्यंजन में दिया है व्यंजन में स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर मिला होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की कुल संख्या 33 मानी जाती है। द्विगुण व्यंजन ड़ को छोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। अब व्यंजनों का वर्गीकरण दिया है। तो यहाँ पे सीधे हम सारणी पे आते हैं। तो व्यंजनों को हम बांटते हैं पहले तो बोलने के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। तो पहला जो उसको हम बांटते हैं कंठ तालव्य के आधार पे। कंठ से जो कंठ वाला क वाला वर्ग है वह कंठ बोला जाता है। क, ख, ग, ख और अंग। और यहाँ पे देखेंगे अल्पप्राय, महाप्राय, अल्पप्राय, महाप्राय और अल्पप्राय दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको बोलने में कम हवा निकलती है, इसके बोलने में थोड़ा अधिक हवा निकलती है। तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम यह प्रकार पढ़ते हैं उच्चारण के आधार पर। फिर है उच्चारण के आधार पर तालव्य वर्ग को रखा गया है। मुंह के भीतर की ऊपरी छत का पिछला भाग स्पर्श करता है। जैसे बोलिए च, छ, ज। तो हमारा जीभ तालु पर जाके टच करता है, लगता है, तब हम उसको बोल पाते हैं। तो इसको तालव्य में बांटा गया है। तीसरा बांटा गया है मूर्धन्य, यानी जिन व्यंजनों को बोलने में हमारा जीभ मुड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, मूर्धन्य। जैसे ट, ठ, ड, ढ, ढ, अड़। दंत में क्या है, दंत में हम दांत, जो हमारा जीभ दांत से लड़ता है, तो इसको बांटा गया है दंत वर्ग। कौन कौन सा है, त, थ, द, ध, न। और ओष्ठ है, इसको बोलने के लिए हम ओठ का प्रयोग करते हैं। जो हमारा ओठ है बंद होता है। जैसे प बोलिए प, फ, ब, भ, म। तो इसको पहले आप एक बार फिर सारणी देखिए और इसको याद करिए बार बार। कंठ वाला कौन सा है, कालम वर्ग है क वर्ग, तालव्य वाला च वर्ग और मूर्धन्य वाला ट वर्ग और दंत वाला द वर्ग, त वर्ग और ओष्ठ वाला प वर्ग। ठीक है। अब दूसरा जो प्रकार से बांटा गया है, नोट में देखिए दिया है, कुछ विद्वान च वर्ग को स्पष्ट संघर्ष भी मानते हैं।
उसके बाद अगला है घोषत्व के आधार पर। घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन, जो आगे हम पढ़े थे, पीछे पढ़े थे। तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है, अघोष और सघोष में। अघोष क्या है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? अघोष। जैसे ह वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, हर जो कॉलम का है दूसरा व्यंजन, ह वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। ठीक है, जैसे यहाँ अघोष दिया है ना, यहाँ देखिए अघोष। ठीक है, तो ये पूरा वर्ग क्या कहलाएगा? अघोष। उसके बाद सघोष में दिया है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उसे हम सघोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सघोष। जैसे ह वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन। ठीक है, उसके बाद प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों को बांटा गया है। यहाँ प्राण का अर्थ हवा से है, यानी जिसको बोलने में कम हवा निकले उसे अल्पप्राय, और जिसको बोलने में अधिक हवा निकले उसको महाप्राय। अल्पप्राय जिन व्यंजनों के उच्चारण मुख से कम हवा निकले उसे अल्पप्राय कहते हैं। ह वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन। महाप्राय का प्राण कहा जाएगा जिन व्यंजनों के उच्चारण मुख से अधिक हवा निकले उसे महाप्राय कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यह है अंतःस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो, जैसे य हो गया, र हो गया, ल हो गया और व हो गया। उसके बाद तीसरा प्रकार से बांटा गया है उष्ण एवं संघर्षी। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण रगड़ खाकर निकले और ऊष्मा गर्मी पैदा करे उसे क्या बोलते हैं? उष्ण या संघर्षी व्यंजन। कौन कौन सा है इसमें? स, श बड़का स, मूर्धन्य श, सड़क स और ह। तो यह जो व्यंजन है घर्षण से निकल रहा है। ठीक है, घर्षण से गर्मी पैदा करे। आप जो हथेली है, हाथ है, हाथ का जो उंगलियां हैं, उंगलियां को उल्टी करके बोलिए शब्द को श, ह, श, ह, तो जो हमारा उंगलियां हैं गर्म हो जाएंगी। तो इसी के आधार पर इसे बांटा गया है। उसे इन्हें क्या बोला जाता है? संघर्षी व्यंजन या उष्ण व्यंजन। ठीक है, आगे है उत्क्षिप्त ड़ और ड़, जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे को आए उसे हम क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त। उसका नोट में दिया है ड़, ड़ हिंदी के विकसित व्यंजन है, ये संस्कृत में नहीं थे। ठीक है, यानी यह दो व्यंजन क्या है? संस्कृत के नहीं है, यह किसके हैं? हिंदी के हैं। तो परीक्षा में पूछ सकता है, ऑप्शन देखिए कि कौन सा व्यंजन हिंदी का है संस्कृत में नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? यही दोनों, ड़ और ड़। ठीक है, और इनको मूर्धन्य सघोष अल्पप्राय भी कहते हैं, ड़ को और ड को। ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा आप। एक को बोलते हैं मूर्धन्य सघोष अल्पप्राय और ड़ को मूर्धन्य सघोष और महाप्राण। और इसके बाद एक क्लासिफिकेशन और है, यहाँ से इसको भी पढ़ लीजिएगा आप। इन व्यंजनों को किस में रखा गया है? क, ख, ग, ज और फ। ये आगत है, गृहीत ध्वनियाँ हैं जो दूसरी भाषाओं से ली गई है, उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे क है तो स्पर्शी कंठ प्लस जिह्वा मूल और अघोष अल्पप्राय में। ठीक है, आगे है अयोग वाह। अनुस्वार विसर्ग, अनुस्वार को शीर्ष बिंदु वाला वर्ण एवं विसर्ग को पार्श्व बिंदु वाला वर्ण भी कहते हैं। परंपरा अनुसार अनुस्वार और विसर्ग को स्वरों के साथ रखा जाता है, किंतु ये स्वर ध्वनियाँ नहीं है क्योंकि इनका उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह स्वर की सहायता से होता है। ये व्यंजन भी नहीं है क्योंकि इनकी गणना स्वरों के साथ होती है और उन्हीं की तरह लिखने में
इनके लिए मात्राओं क्रमशः अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में अनुस्वार और विसर्ग लेखन की दृष्टि से स्वर एवं उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन होते हैं। यानी लेखन की दृष्टि से स्वर और उच्चारण की दृष्टि से यह क्या होते हैं, व्यंजन, जो अनुनासिक और अनुस्वार हैं, विसर्ग हैं। ठीक है, अनुनासिक नहीं, अनुस्वार और विसर्ग। चूँकि इन दोनों का जाति योग न तो स्वर के साथ और न ही व्यंजन के साथ होता है, इसलिए इन्हें अयोग कहा जाता है। फिर भी ये अर्थ वहन करते हैं, इसलिए इसे अयोगवाह भी कहते हैं। ठीक है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अयोगवाह को अयोगवाह क्यों कहा जाता है, या फिर और क्या क्या कहा जाता है। आगे चलते हैं। उसके बाद दिया है शब्दकोश देखने का सही तरीका। शब्दकोश में वर्णों अक्षरों के आने का क्रम। शब्दकोश में पहले स्वर बाद में व्यंजन का क्रम आता है। अगला है शब्दकोश में अनुस्वार और विसर्ग का स्वतंत्र वर्ण के रूप में प्रयोग नहीं होता है, लेकिन संयुक्त वर्णों के रूप में इन्हें अ, आ, ओ, औ से पहले स्थान मिलता है। जैसे क, का, की, कु, के, क। उसके बाद शब्दकोश में पूर्ण वर्ग के बाद संयुक्त अक्षर का क्रम आता है। जैसे क, का, को, क के बाद क्या, क, छ। अच्छा, आगे चलते हैं। राइट, उसके बाद है शब्दकोश में छ, त्र, ज्ञ का कोई पृथक शब्द संग्रह नहीं मिलता, क्योंकि यह संयुक्ताक्षर होते हैं। अतएव इनसे संबंधित शब्दों को ढूंढने के लिए इन संयुक्ताक्षरों के पहले अक्षर या वर्ण वाले खाने में जाना होता है। जैसे यदि हमें छ, क प्लस से संबंधित शब्द का अर्थ ढूंढना हो तो क वाले खाने में जाना होगा। इसी तरह त्र के लिए त्र वाले खाने, ज्ञ के लिए ज्ञ वाले खाने तथा स्र के लिए स प्लस आर के लिए स वाले खाने में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट अगला दिया है अंग, ञ, ड़, ढ से कोई शब्द शुरू नहीं होता, इसलिए ये स्वतंत्र रूप से शब्दकोश में नहीं मिलते हैं। यानी शब्दकोशों में हम इन्हें ढूंढेंगे तो यह नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे कोई शब्द शुरू ही नहीं होता है। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में इस अध्याय का प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारा सपोर्ट करिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।